बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक बार फिर मैं आपको अच्छे से करके बता रहा हूँ। अगर इन्फिनिटिव है तो सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पहला हम लोग लिख ले, सप्लाई कर्व अगर इन्फिनिटिव होगा तो उसका जो शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये हम लोग को याद रखना है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। ये बातें याद रखो। एक नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। Which one of the following factor causes the supply curve product shift to the right? अगर आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट जाता है तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा, और वो है आपका वेजेस का कम होना। अगर मजदूर का वेजेस कम लगेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा। तो प्रोडक्ट सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट कर रहा है बच्चों राइट की तरफ, याद रखो कि हिंट्स दे दे रहे हैं आपको। शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट का मतलब हुआ बेटा प्रोड्यूसर को फायदा, प्रोड्यूसर की इनकम। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब हुआ, एकदम ऐसे याद रखना, प्रोड्यूसर की लॉस। प्रोड्यूसर की लॉस। तो ये बताइए, अगर सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है तो मटेरियल का अगर डिस्टर्बशन हो तो लॉस होगा, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी ना दे तो लॉस होगा, अगर देश में आफत आ गया तो लॉस होगा। तो फायदा क्या चीज़ में हो रहा है? अगर मजदूर का वेजेस कम हो जाए तो हमको वेजेस कम देना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज। अच्छा, ध्यान दो, प्राइस की चेंजिंग और सप्लाई की चेंजिंग इक्वल है, तो सप्लाई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसलिए वैल्यू क्या होगी? 1।
अब बच्चों हम लोग के सामने जो है अकॉर्डिंग टू लॉ द सप्लाई कर्व इज, सप्लाई कर्व कैसी होती है लॉ के मुताबिक, हमेशा ऊपर जाएंगी, अपवर्ड राइजिंग। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है, जो आपको बताए थे। सबसे पहला तो वो स्लोप डाउनवर्ड होगा, फिर जाके वहाँ से अप होगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी उसी तरह से यू शेप्ड है, पहले ये क्या होगा स्लोप डाउनवर्ड, तब जाके फिर स्लोप अप होगा। अब यहाँ पर एक समरी लिख देते हैं फाइनल बेटा, ताकि तुम याद रखो। ये है सप्लाई, सप्लाई की वैल्यू अगर इन्फिनिटिव है तो उसका डिमांड कर्व होगा हॉरिजेंटल। इस सप्लाई को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। दूसरी सप्लाई है उसकी वैल्यू जीरो होंगी, उसकी वैल्यू अगर जीरो होंगी तो वो होंगी वर्टिकल। इस सप्लाई को हम लोग कहेंगे बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। सप्लाई का वैल्यू 1 तभी होगा जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन सप्लाई बराबर होगा। ये सब इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट कर लेंगे। हाँ, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। तो बच्चों मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हर मार्केट का एक ही होता है, जो आपको बताए थे, एम आर इजिकल टू एम सी। एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। यहां से एमसी कर्व राइजिंग होगा। ये दो कंडीशन है। तो मार्केट प्राइस पोजीशन इक्विलिब्रियम में मार्केट प्राइस जो होगा, अच्छा प्राइस और आपको मालूम है ए आर बराबर होता है, तो प्राइस के बाद जब भी बोलेगा तो इक्वेशन याद रखना, वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होगा? हमेशा एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि मोनोपोली मार्केट पे बेटा कस्टमर के पास कोई आपसे पूछा लर्नर इंडेक्स का मोनोपोली पावर का फार्मूला बताओ, तो आपको मालूम है पी माइनस एम सी। देखिए यहाँ फिर एक बार फार्मूला लिख दिए, दो फार्मूला है, 1 बटा में ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक है पी माइनस एम सी बटा में पी, और इसके जगह दे सकता हूँ 1 माइनस एम सी।
और ये भी आपको मालूम है लर्नर इंडेक्स का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होता है मोनोपोली पावर का। अच्छा, लर्नर इंडेक्स का सेकेंड वाला फार्मूला देखो यहाँ दिया हो 1/E। इसमें कौन सा फीचर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का है, तो पहले मोनोपोली मार्केट का फीचर लिख दे। सिंगल सेलर, इसमें सेलर एक होगा। 2 नंबर फॉर्म और इंडस्ट्री सेम है। फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं है बेटा, दोनों सेम होगा। तीसरा बेटा, इसमें बैरियर है। एंट्री एंड एग्जिट। नंबर 4, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। नंबर 5, इसमें सप्लाई कर्व नहीं होता। तो आइए देखते हैं, हम लोग से पूछ रहा परफेक्ट कंपटीशन, तो सिंगल सेलर मोनोपोली मार्केट का होता है। फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंट नहीं, ये भी मोनोपोली मार्केट है। एंट्री और एग्जिट फ्री नहीं है, ये भी मोनोपोली मार्केट है। होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये मोनोपोली मार्केट नहीं है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो हमारा आंसर होगा ये। तो इसमें 6वां पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। इसमें जो ठीक है, इतना पॉइंट ठीक है, इतना आप लोग को आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें पहले आप ये फार्मूला जरूर लिख के रख लें। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला है के बराबर चेंज इन इनकम बटा में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और एक फार्मूला है के बराबर 1 माइनस MPC या के बराबर 1/MPS। अब आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। फार्मूला इनका भी सेम होगा, यहाँ होगा चेंज इन इनकम बटा में चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
और एक फार्मूला तो फिक्स है, 1 - MPC और एक है MPS। उसके बाद है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा वो हमेशा बराबर होगा टैक्स के। टैक्स और सरकार का खर्चा बराबर हो तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर बोलेंगे। आपसे पूछ रहा है सम मतलब टोटल, एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम APC, और कौन है APS। इसका वैल्यू 1 होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसमें से कौन होगा, ये होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल अमाउंट, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बोला मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूम 3/4 है। मार्जिनल मतलब MPC का वैल्यू 3/4 है, तो आपको बताना है मार्जिनल प्रॉपर्टी टू सेव। तो आप तो फार्मूला जानते हो, MPC और MPS इजिकल टू 1 है। तो यहाँ देखो 3/4 है तो सिंपल में आंसर आ जाएगा। MPC का वैल्यू 3/4 है, तो MPS का वैल्यू हो जाएगा बेटा 1 - 3/4। तो 4 में से 3 जाएगा 1/4। बच्चों यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स अगर इंक्रीज हो इक्वल अमाउंट से तो इनकम मल्टीप्लायर का वैल्यू आपको मालूम है 1 होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000 से बढ़ जाए और मार्जिनल प्रॉपर्टी टू 4/5 हो तो नेशनल इनकम कितना होगा। तो MPC अगर 4/5 है तो मल्टीप्लायर का फार्मूला तो आपको मालूम है 1 - MPC - 4/5 1/5। 5 में से 4 गया 1, 5 ऊपर चल जाएगा 5 टाइम्स। अब सरकार खर्चा किया 1000, तो सरकार अगर खर्चा 1000 कर रहा है तो वो इनकम बढ़ जाएगा 5 टाइम, तो जाने की 5000। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 400 रुपया से बढ़ेगा तो ये बताइए मार्जिनल, सेम सवाल है बेटा। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 - 2/3। बेटा यहाँ बचेगा 1/3, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। और खर्चा हुआ है 400, तो हमारा इनकम जो है बेटा वो बढ़ेगा 400 × 3, 1200। फिर वही सवाल आ गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 है, नेशनल इनकम 60,000 है, तो
मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूम निकाल लो। तो पहला बात है बेटा, यहाँ मल्टीप्लायर निकाल देते हैं। हमारी इनकम देखिए, हम मल्टीप्लायर की पहली फार्मूला चेंज इन इनकम और बटा में चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा टोटल इनकम 60,000 बढ़ा है और सरकार जो है वो खर्चा कर रहा है 10,000, तो यहाँ मल्टीप्लायर आ गया 6। अब आपको बोलना है एमपीसी निकालो, तो आप एमपीसी निकाल सकते हो। फार्मूला है 1 माइनस एमपीसी, और एक फार्मूला और, ठीक है, एक फार्मूला और भी है, के बराबर, ठीक है, इसी में निकाल दो। के का मान 6 है, इसका मान x मान लिए, तो 6 माइनस 6x बराबर 1। तो यहाँ 6 माइनस 1 इधर चला गया 6x, तो ये हो गया 5 बराबर 6x। तो दियर 4 का साइन दे दो, 5 और बटा में 6 बराबर x। आंसर। फिस्कल पॉलिसी सबसे पहली बात है, फिस्कल पॉलिसी 2 है, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा है बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी। फिस्कल पॉलिसी इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, टैक्स का रेट कम होगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी में बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगी और टैक्स का रेट हाई होगा। ये कब होता है? जब देश में डिफ्लेशन होता है। और ये कब होता है? जब देश में इन्फ्लेशन होता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है बजट, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के ऊपर। बोलना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच जो डिफरेंट होता है उसे हम रेंज कहते हैं।
ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, अगर सभी का नंबर बराबर हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 0 होगा। इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ इज मेजर विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व के बारे में हम लोग एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लॉरेंज कर्व हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ पर इनइक्वालिटी होती है, बराबर नहीं होती है। इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो वहाँ लॉरेंज कर्व का मदद लेते हैं। लॉरेंज कर्व कॉन्साइन जो होती है, कॉन्साइड मतलब टच करना, कॉन्साइंड लाइन को हम लोग कहेंगे उसका लोएस्ट वैल्यू, कॉन्साइंड मतलब लोएस्ट वैल्यू जिसका 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी 1 होती है। यानी कि इनकी जो रेंज है, रेंज वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो लार्जन कर्व अगर कॉन्साइंड हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उनकी वैल्यू होगी लोएस्ट। लोएस्ट मतलब हो गया 0, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 1। लार्जन रेशियो कितनी होती है? 0 से 1 के बीच में होती है बच्चों। वेरिएबल्स आर इक्वल टू 2। अगर आपका हर वेरिएबल इक्वल टू 2 हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 0 होगा। यानी कि याद रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन में ये बात याद रखना, अगर वैल्यू सबका बराबर है तो वो हमेशा 0 होगा। लोएस्ट वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है? 0। लोएस्ट वैल्यू 0 होता है। अगर एच डी 0 है ना बेटा, तो इसका मतलब इक्वल वैल्यू है। बच्चों अब है पॉवर्टी, इन इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। इसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। इन इक्वालिटी डिक्रीज व्हेन इनकम फ्रॉम सर्टन लेवल। अच्छा, इन इक्वालिटी अमीर गरीब के बीच की दूरियां कम हो जाएगी व्हेन द इनकम फ्रॉम सर्टन लेवल। जब इनकम डिक्रीज होगा तब नहीं, इनकम जब इंक्रीज होगा तब। जब इनकम इंक्रीज होगा तब, ये वाली आंसर होगी। प्राइमरी रीजन फ्रॉम इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। प्राइमरी रीजन क्या है भारत में? अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, उसका वजह है महंगाई, इन्फ्लेशन। क्योंकि गरीब लोगों की इनकम लिमिटेड होती है और महंगाई बढ़ने से वो उनकी इनकम कम हो जाती है। Which of the following is not connected with the discussion of inequality distribution of income? तो खैर ये हम लोग का
व्हेन द वर्कर रिमेन अनएम्प्लॉयड, मतलब वर्कर काम नहीं कर रहा। सम सीजन, मतलब सीजन है और उसमें वो काम नहीं कर पा रहा, तो वर्कर रिमेन अनएम्प्लॉयड इन सम सीजन ऑफ द ईयर, उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ए लेबर हुज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, जहाँ पर लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं डिसग्रेसिस अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंस। इसका साइज तो छोटा करो ना, कैसे होगा, बहुत मोटा हो जा रहा। हमारा चालू है रिकॉर्डिंग। तो बच्चों जहाँ वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाए सीजन में, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। और जहाँ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाए उसे डिसग्रेसिस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट काउजेज ड्यू टू द लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इज कॉल्ड, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है उसे भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैलोरी इंटैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जहाँ वर्कर सीजन में बेरोजगार हो जाए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और जहाँ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाए तो डिसग्रेसिस एम्प्लॉयमेंट। इरिगेशन फैसिलिटी ना हो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और भारत में पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इंटेक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज मेजर बाय हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो से क्या मेजरमेंट करते हैं? तो गरीबी, पॉवर्टी लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये तो आया नहीं है तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों। Which of the following economics is not related to the study on measurement of poverty? पॉवर्टी से मेजरमेंट कौन नहीं कर पाता है? तो महालान बॉयज। ये पॉवर्टी के ऊपर कोई स्टडी नहीं किया था, तो याद रखो पॉवर्टी के ऊपर स्टडी करने वाला था प्रणव प्रधान, मीनास दानदेकर एंड रथ। डिसग्रेसिस अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड टू एग्जिस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में है। पर्पज ऑफ मंगरेला इज टू प्रोवाइडेड मंगरेला जो था बेटा भारत में, वो लोगों को नौकरी देता था, घर के एक लोगों को 100 दिन में। और आज भी गांव में ये चीज चलता है बेटा। 100 दिन
मंगरेला के मुताबिक 100 दिन वर्कर लोग को दिया जाएगा। 100 दिन हर दिन, एक साल में 100 दिन वर्कर लोग को, हर फैमिली के लोगों को 100 दिन में जॉब मिल जाएगा। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन्स जो है उसकी डिफिनेशन में मिनिमम कैलोरी इंटैक कितना बोला गया? 2100। वेरी इंपॉर्टेंस। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट मेनली इन द एग्रीकल्चर। ज़्यादातर बेरोजगारी एग्रीकल्चर में है। बच्चों, in case of disguised unemployment, marginal productivity of labor is equal to, marginal productivity labor जो होती है वो जीरो होती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है? जीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्टडी ऑन द मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी? तो बच्चों यहाँ पर पॉवर्टी से जुड़ा हुआ कौन नहीं है? तो पॉवर्टी का डिस्कस में धनादेकर है, मीनास है, प्रणब प्रधान है। ये 3 लोग इस कमेटी में थे पॉवर्टी लाइन के, लेकिन उस कमेटी के मेंबर नहीं थे। महालन बॉयस, ये उस कमेटी के मेंबर नहीं थे पॉवर्टी लाइन के। नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में शुरू हुआ था बच्चों, 1980 में। अब हम लोगों को जानना है रिफॉर्म बैंकिंग, इंश्योरेंस और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, यानी कि जब कंपनी एक्ट बना तब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा है बेटा। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1972, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस 1956 में और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस 1972 में सेटअप हुआ। देखो ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ? 1995 में। वेरी इंपॉर्टेंस, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी? नरसिम्हा कमेटी ने किस चीज़ को रिकमेंड नहीं किया? नरसिम्हा कमेटी बैंक के बारे में नहीं था। याद रखोगे ये कमेटी जो थी इनका काम बैंक के ऊपर नहीं था। इनका काम क्या था? इनका काम था डिक्रीज इन एडवर्स ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर, रिड्यूस द स्टेशनरी लिक्विडिटी, SLR, नेशनलाइज ऑल द कमर्शियल बैंक। लेकिन इनका काम कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चार्ट तो था, इसमें से उन्होंने रिकमेंड कौन सा नहीं किया? वो मना किए C नंबर पॉइंट, ये वाला। नरसिम्हा कमेटी में जो हेड थे उनका कहना था कि कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज मत करिए। नेशनलाइज बैंक खाली RBI को रखिए। नरसिम्हा कमेटी का ये था। तो नरसिम्हा कमेटी जो था ये काम किस पे किया? बैंकिंग के ऊपर।
नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर काम किया, याद रखना। अगर नरसिम्हा कमेटी आए पूछे किसके ऊपर ये कमेटी बैठा था तो बैंक के ऊपर। और इन्होंने मना किया था कि आप कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज मत कीजिए, नेशनलाइज मत कीजिए। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी सेटअप हुआ था 1993 में। ये उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन याद रखना। ट्रेड लिबरलाइजेशन स्टार्टेड 1991। 1991 को बोलते हैं इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। इसी टाइम लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशंस वाज established in the year 1964। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये कमेटी आ सकती है कि मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन कब बैठा था। आईआरडीए, आईआरडीए कानून बना 99 में बेटा, याद रखना। ये 2 साल याद रखना। साल हमेशा एग्जाम में 2-3 देता है, कौन कौन ईयर में था, इसमें से ये सभी सालें याद रखना पड़ेगा आपको। ये भी इंपॉर्टेंस है। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी 93 में बनी। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। मोनोपोली इंक्वायरी 1964 में हुआ। आईआरडीए 1999 में हुआ। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो सेटअप हुआ 1991 में, उसका लीडरशिप कौन था? आरजी चेलिया। यानी कि 1991 में जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड थे आरजी चेलिया। देखो फिर आ गया इंश्योरेंस डेवलपमेंट, आईआरडीएस सेटअप इन 2002। कानून बना 99 में, लेकिन सेटअप हुआ 2002 में, 2000 में सेटअप हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। किस ईयर में इकोनॉमिक प्रोग्राम अडॉप्ट हुआ था? 1991। 1991 एक ऐसा साल था जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म का काम शुरू हुआ था। इसी में आया था लिबरलाइजेशन, इसी में आया था बेटा आपका जाके ग्लोबलाइजेशन, सब इसी में आया था। हाउ मेनी स्टेट डिड द नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेड फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर? नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग के लिए बनाया गया था। उन्होंने बनाया था 4 कानून, 4 स्टेज बनाया था बैंकिंग को, जिसमें उसका मेजरमेंट किया जा सके, तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज ए प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन है? एआईजी, टाटा, क्योंकि टाटा प्राइवेट कंपनी है। बाकी सभी जो इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो नेशनल सेक्टर में है। फिल इन द ब्लैंक बहुत ज़्यादा एग्जाम में देता है। आपको बोला कि इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1, अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू क्या होगा? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। इसके लिए आप फार्मूला लिख सकते हो। इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू का एक फार्मूला होता है। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू 1 - E। MR इज इक्वल टू AR 1 - इसका वैल्यू 0 है। अगर कभी 0 दे दे या कभी बोल दे इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का मतलब भी 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दोगे। अच्छा 0 है कि 1 है? चलो मान लो 0 है। अगर 0 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, MR AR बराबर हो जाएगा। सेकेंड केस में हम बना के दिखाते हैं आपको। 1 - 1E। अब बोल रहा इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, तो अगर हम 1 रख दे बेटा, वन 1 कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 1 कट के 0 हो जाएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू 0 आ जाएगा।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा कम होगा। मार्जिनल रिवेन्यू इज लेस देन आपका जाके प्राइस। चलो देखते हैं एक एग्जांपल में आपको। ये हम लोग का मार्जिनल रिवेन्यू है, ये हम लोग का एवरेज रिवेन्यू है, 1 माइनस ए है। सवाल कह रहा है ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा। चलो भाई एक से ज़्यादा अगर कह रहा है तो हम इसका मान 2 रख दिए। तो हम देखते हैं क्या हो रहा। अगर इसका मान 2 रख दिए तो एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर एवरेज रिवेन्यू 1/2 हो जा रहा। तो जाने कि मार्जिनल रिवेन्यू का जो वैल्यू होगा वो एवरेज रिवेन्यू का आधा होगा। देख लो, क्या कि यहाँ पड़ी 1/2 और ए आर हो गया तो हाफ हो रहा, तो लेस देन होगा बेटा, क्योंकि हम 2 रख रहे तो हाफ आ रहा। ज़्यादा तो आया नहीं, ज़्यादा था तो मोर बोलते बेटा। तो बेटा यहाँ पड़ी उसका वैल्यू जो होगा वो लेस होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज द वेजेज ऑफ लेबर, द फर्म सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई कर्व लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नुकसान हो रहा। वेजेज बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व कभी राइट की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा जाएगा आपका जाके लेफ्ट के तरफ। सप्लाई कर्व हमेशा बेटा अपवर्ड राइजिंग होता है क्योंकि हमेशा ऊपर जाएगा। सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, द सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल। ये आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर हम ये रिपीट कर दे रहे। परफेक्टली इन इलास्टिक में सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। वर्टिकल होने का मतलब है नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। और परफेक्टली इन इलास्टिक में बेटा हॉरिजॉन्टल होगा। ये बातें हमेशा हम आपको बोल रहे, बार बार दे रहा। परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, इन इलास्टिक में हमेशा होगी वर्टिकल। तो इन इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। खाली ईयर का हम लोग सॉल्व कर रहे बेटा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई से, तो इज लेस देन यूनिटी। इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन यूनिटी। कैसे बेटा? देखो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, इसको हम लोग बना लेते हैं खुद। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई लेस देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई यानी कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ प्राइस। तो इसको अगर हम लोग इधर ले आए
बटा में चेंज इन प्राइस और सप्लाई को क्वांटिटी ऊपर रखे तो ये लेस देन 1 आएगा। देखो ये वाला को इधर लिया है तो लेस देन 1 आ गया, और इसी का वैल्यू होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, तो लेस देन यूनिटी। कल एग्जाम में मान लो घुमा के दे दिया बच्चों इस तरीके से, तो आप खुद बना देना कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई ऑफ प्राइस। तो इसको इधर ले आओ, और इसको ग्रेटर देन 1 कर दो तो हमेशा होगा ग्रेटर देन 1। द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजेंटल। ध्यान से देखो, परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजेंटल और इन इलास्टिक में वर्टिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लिख दे रहा हूँ। परफेक्टली वर्ड में अगर इलास्टिक है तो हॉरिजेंटल माथा में बैठा लो, हॉरिजेंटल, और इन इलास्टिक है तो वर्टिकल। ट्रू और फॉल्स है। 17 नंबर देखते हैं बेटा। देयर आर लॉसेस ऑफ ए क्रॉप ड्यू टू द ड्रॉक। सूखा पड़ गया तो फसल को नुकसान हुआ। सप्लाई कर्व जो एग्रीकल्चर का होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो फॉल्स। अगर सूखा पड़ गया तो आप ये बताइए, सूखा अगर पड़ गया तो फसल का उत्पादन होगा तो नहीं होगा। तो फसल का जब उत्पादन नहीं होगा तो फसल का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कर्व जो डाउनवर्ड नहीं, वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये हमारी एग्रीकल्चर है। सप्लाई का मतलब बेचना। तो अगर सूखा पड़ गया तो सप्लाई ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा बेटा। अब प्राइस और सप्लाई का रिलेशन सेम होता है। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स in a season create to the favorable weathers, the supply of agriculture product will shift to the right या downward। right या downward तो एक ही होता है। बोल रहा है कि सीजन के समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आप देखिए एग्रीकल्चर है ये, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, उसको बेचने के लिए उसका प्राइस को कम करोगे, क्योंकि माल सड़ जाएगा। तो जब प्राइस को कम करोगे तो सप्लाई का ऑटोमेटिक क्या होगा, वो स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए राइट या डाउनवर्ड होगा। याद रखोगे, प्राइस से कंपेयर करोगे क्या होगा। आप बताओ ना, बहुत ज़्यादा माल तैयार हो गया है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बहुत दिन तक अपने गोडाउन में नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा। तो सीजन में बहुत ज़्यादा माल तैयार हुआ तो वहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉल होगा। तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई सेम है। याद रखो, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सप्लाई का मतलब होता है प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पर्सेबल गुड्स, अगर गुड्स पर्सेबल नेचर का है, मतलब बहुत जल्दी अगर वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लो होगी। पूछो क्यों? लोग जो सामान जल्दी नुकसान हो जाए, लोग क्या उसको अपने घर में रख सकते हैं? नहीं। लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस सामान को हम यूज करें, तो इसलिए उस गुड्स की डिमांड कभी हाई नहीं होती, उसकी लो होती है। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स होगी तो डिमांड हाई होगा, क्योंकि लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो वो गुड्स जिसकी नेचर खराब है तो उसकी डिमांड हमेशा लो होगी। द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, द सप्लाई का स्टिल टू द राइट। फॉल्स बेटा, फॉल्स। अगर प्रोडक्शन, इधर देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस अगर बढ़ेंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस अगर बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो शिफ्ट टू राइट नहीं होगा। पर्सेबल गुड में हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं, फॉल्स। हाँ, पर्सेबल गुड में हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यस।
यहाँ देखो लो प्राइस इलास्टिसिटी था, यहाँ था हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब समझे, इसको लोग ज़्यादा बेचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी, हम लोग अक्सर कौन सामान ज़्यादा बेचेंगे बेटा? जिसकी नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो तो उसको हम लोग जल्दी बेचेंगे। पेरिसेबल गुड की प्राइस जो होती है वो लो इलास्टिसिटी होती है, ज़्यादा जल्दी से बढ़ नहीं सकती क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। लेकिन सप्लाई हाई इसलिए होती है क्योंकि यहाँ बेचा जाएगा जल्दी। यहाँ पे पापा सोफा उधर कर दो। सोफा है ये ना, छोटा वाला है। करो पैसा करो ना। हम कैसे जाएंगे? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कमोडिटी में डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंस। परफेक्टली इलास्टिक क्या है, ध्यान से सुन लो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है बेटा प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्राइस सेम रहेगा, इसलिए डिमांड हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तब हॉरिजॉन्टल हो जाता है वो। लेकिन अगर हम बोले परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो प्राइस में चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी में नो चेंज होगा। तब उस वक्त उसका डिमांड कर्व हो जाएगा वर्टिकल, जो हम लोग सप्लाई में बार बार देख रहे थे। मार्केट विद अ फ्यू सेलर, अगर कम सेलर है तो ओलिगोपॉली मार्केट बोलोगे। ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें सेलर की संख्या 1 से लेकर 20 तक होती है, क्योंकि ऐसे मार्केट में लोग कारोबार नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। जैसे मोटर कार कंपनी, आप मोटर कार कंपनी को गिनिए तो आपको बहुत कम दिखाई देगा। टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुश्किल से 20 के अंदर आप काउंट कर ही नहीं पाओगे, 6-7 कंपनी होता है। तो ये ओलिगोपॉली होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर सेलर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द सेलर अर्न इन द लॉन्ग रन। वेरी गुड। लॉन्ग रन में खाली एक ही प्रॉफिट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट होती है तो उसका वजह होता है ड्यू टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट में होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। देखिए अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है, बात तो सही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म इज ए प्राइस टेकर है। ये दोनों इंपॉर्टेंस है। मोनोपोलिस्ट में प्राइस मेकर होते हैं क्योंकि सामान का दाम ये खुद रखते हैं, और मोनोपोली मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जितने भी फर्म होते हैं वो प्राइस अपना नहीं रख सकते, उनको प्राइस इंडस्ट्री देंगी, तो इसीलिए वो प्राइस टेकर है। मोनोपोलिस्ट मार्केट में जो गुड्स बिक्री होती है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन
फॉर्म में जो मार्केट में सामान बेचा जाता है होमोजेनियस होता है। मोनोपोली मार्केट इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड, उसमें जो कर्व होगा ऊपर से नीचे आएगा। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और मोनोपोलिस आर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या मोर देन का चीज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट भी लिख सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ मिलता है मोनोपोली में? मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन वाज सेटअप इन अ ईयर, देखो फिर आ गया ये। मोनोपोली इंक्वायरी कमेटी सेटअप कब हुआ था? 1964 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये आ सकता है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाए तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम, यस ट्रू। टोटल फिक्स कॉस्ट कर पैरेलल टू द आउटपुट, क्या सही बात है? यस सही बात है जी। आप कर बना के देखिए, फिक्स कॉस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड द शटडाउन पॉइंट, यस ये सभी सही है, ट्रू है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन 52 में क्या बोल रहा? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म सेल द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस, नहीं 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 नहीं, यहाँ प्राइस तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेलर के पास वो राइट नहीं है कि वो सामान का दाम खुद डिसाइड करे। ये फॉल्स है। द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन द प्राइस एवरेज कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर, फॉल्स। फॉल्स है बच्चों। जब प्राइस और कॉस्ट बराबर होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट से तो सुपर प्रॉफिट होगा बच्चों, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस कम हो जाए एसी से तो लॉस होगा। लेकिन प्राइस बराबर हो जाए एवीसी से तो ये हो जाएगा शटडाउन पॉइंट। और यहाँ पड़ी P बराबर AC, अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मार्केट विद फ्यू सेलर, बहुत कम सेलर है, तो भैया कम सेलर है तो ओलिगोपोली मार्केट, ट्रू है। मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर, यस प्राइस मेकर है मोनोपोलिस्ट। अंडर मोनोपोलिस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, फॉल्स। अंडर मोनोपोली, हाँ, सॉरी, मोनोपोली मार्केट में वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोपोली मार्केट में प्राइस हमेशा बराबर होगा, P बराबर MC होगा और P बराबर एवरेज रिवेन्यू होगा, तो सही है, ट्रू है। नहीं, ये गलत है बेटा, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं होता, प्राइस के बराबर एवरेज रिवेन्यू होता है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यहाँ फॉल्स होगा। ऑल द फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सेल अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, यस होमोजेनियस प्रोडक्ट, ट्रू। देयर इज एग्जिट नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री इन द मोनोपोली मार्केट, हाँ मोनोपोली मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू। फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम होता है, एक ही आदमी तो मोनोपोली है, माल भी वही तैयार करेगा, बेचेगा भी वही। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नहीं,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है, वो मोनोपोली का फीचर है, तो ये फॉल्स हुआ। बाइलैटरल मोनोपोली इज फाउंड इन द इनपुट या फैक्टर मार्केट, ट्रू। बाइलैटरल हमेशा मोनोपोली फैक्टर मार्केट में देखा जाता है। ये तो Equilibrium under monopoly. The value of Lerner index monopoly power lies between 0 to 1. Equilibrium in monopoly market is reached when इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होता है, जब एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, पहला पॉइंट, और दूसरा एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। द मोनोपोली मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर देन एम सी। हमेशा प्राइस ज़्यादा होगा किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। इन मोनोपोली मार्केट प्राइस इन मोनोपोलिस कंपटीशन इज सेलर। मोनोपोलिस कंपटीशन में हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही जैसा होगा। ये कोर्स में है नहीं, इसको छोड़ दो, इधर से आ जाओ। इन मोनोपोली मार्केट एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में एवरेज रिवेन्यू ये होता है और मार्जिनल रिवेन्यू ये होता है। एवरेज रिवेन्यू डबल होता है किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के, इसीलिए फॉल्स। लेकिन ए आर एम आर बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इन मोनोपोली मार्केट एम आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए आर, फॉल्स। ए आर ज्यादा होगा। मोनोपोलिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर इज, यस यस, ट्रू 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 ट्रू। बायलैटरल कहाँ होता है, फेस ऑन द वन सेलर, यस। मार्केट इन विच देयर आर नंबरस बायर बट ओनली फ्यू सेलर, बहुत बायर है, सेलर बहुत कम है, ओलिगोपोली मार्केट्स, यस ट्रू। मोनोपोलिस इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मेनी सेलर बट ओनली वन बायर, एक ही बायर है, बायर एक ही है, सेलर बहुत ज्यादा है। तो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन देयर आर मेनी सेलर ओनली वन बायर, फॉल्स। लिखो ट्रू लिख रहा, नहीं नहीं सॉरी, मोनोपोली नहीं है, मोनोस्पोनी है, वेरी इंपॉर्टेंस, इस वर्ड को ध्यान दो। हम इसको इंपॉर्टेंट दे देते बेटा। मोनोपोलिस का मतलब होता है बेटा सिर्फ एक ही बायर है और सेलर बहुत है। बायर एक है, सेलर एक है, और वो बायर होता है गवर्नमेंट। आप कोई भी सामान तैयार करो सिर्फ सरकार खरीदेगी और किसी कोई भी नहीं खरीद सकता, उसको बोलते हैं मोनोस्पोनीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Monopolists from earn only normal profit in the short run equilibrium position. Monopolists from नहीं, शॉर्ट रन में तीन तरह की प्रॉफिट होती है, याद रखोगे। एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होती है सुपर प्रॉफिट, एक होती है लॉस। मोनोपोली फॉर्म प्राइस इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और एमआर बराबर होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल। आप हमेशा जान लो प्राइस हमेशा बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के। Each from monopolist competitive firm sell homogeneous product, monopolistic नहीं, homogeneous product तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो इसमें क्या होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइस, प्राइस हम लोग जब निकालते हैं तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी सी बराबर मार्केट अप। अच्छा, मार्केट अप क्या है भाई, मार्क अप क्या है, मार्क अप को बोलते हैं प्लानिंग प्राइस, इसको कहते हैं प्लानिंग प्राइस। ये निकाली कैसे जाती है, मार्केट प्राइस
जब प्राइस में हम लोग एसी या एबीसी कोई को भी उस पर प्लस कर दे मार्कअप, तो वो हम लोग की आ जाती है मार्केट प्राइस। ये मार्कअप का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट। तो जब हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाती है मार्केट प्राइस। तो वही कह रहा है कि प्राइस बराबर क्या होगा, एसी प्लस, तो यह प्रॉफिट होगा। तो यह मार्कअप लिख दिया, नहीं तो यह प्रॉफिट लिख देना, एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। मार्कअप सिस्टम इज अज्यूम दैट द लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजेंटल। सप्लाई कर्व मार्कअप सिस्टम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं लॉन्ग रन में, तो सप्लाई कर्व आपका हॉरिजेंटल होगा। सप्लाई कर्व आपका हॉरिजेंटल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, क्यों हॉरिजेंटल होगा? ये आपका सप्लाई कर्व होगी हॉरिजेंटल इसलिए होगा क्योंकि आप क्वांटिटी जितना चाहे बेचिए, लेकिन प्राइस को अब एक जगह फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद नीचे आइए, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी, दोनों बराबर हो रहा, तो फर्म गेट अ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मार्कअप सिस्टम में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्लांट प्रॉफिट। जब हम लोग एवरेज कॉस्ट से प्रॉफिट को जोड़ते तो उसी को कहते हैं मार्कअप सिस्टम। तो उसके बराबर क्या मिलती है, प्राइस। अभी तो पता के गए थे हम लोग। प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्शन का कॉस्ट और प्लस प्लांट प्रॉफिट। ये प्लांट प्रॉफिट को जोड़ने से उसको बोलते हैं मार्केट सिस्टम। मेन प्रोपोनेंट थ्योरी ऑफ मार्कअप प्राइस इज केलेकी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस सिस्टम को पैदा किया था, आ सकती है एग्जाम में। क्लेक्सिकी मार्कअप थ्योरी की डिफिनेशन इन्होंने दी थी। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज, सप्लाई कर्व कमोडिटी शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। यानी कि बेटा यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई कर्व दोनों का रिलेशन सेम है। अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज होगा, सप्लाई भी राइज होगा। ई अगर फॉल होगा तो सप्लाई भी आपका फॉल होगा। अगर ये राइज होगा तो अप होगा और ये फॉल्स होगा तो डाउन होगा। अप का मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगा और डाउन का मतलब हुआ राइट की तरफ जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा, एक बार इसका भी नोट तैयार कर ले। मार्क अप थ्योरी। मार्कअप थ्योरी का जो राइटर है उनका नाम है कैलेसिकी। इन्होंने इसकी थ्योरी बताई थी। इनके मुताबिक प्राइस जो है हुआ तो एसी हो या एबीसी हो, इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट। बस ये जो प्रॉफिट को रखते हैं इसको बोलते हैं मार्क अप। सोलह में आया था मार्कअप
मार्कअप इज नथिंग बट प्लानिट प्रॉफिट। यस, मार्कअप कुछ है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट को बोलते हैं। यस, ये बात सही है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आपको बोल रहा रेंज निकालो। रेंज निकालने का फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें मैक्सिमम देखो 223 है और मिनिमम है 79, घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेंज कंप्यूटेड फ्रॉम गिवन सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर देखो बदमाशी पर माइनस दिया है, तो माइनस में मैक्सिमम कौन होगा? सबसे कम वाला। तो हम लोग का निकालने का फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ मैक्सिमम होगा -1 और मिनिमम होगा -8। फाइव ऑब्जर्वेशन -4 -5 -8 -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 में से 1 जाएगा 7, तो यहाँ 7 होगा। अच्छा, यहाँ -9 भी है, सॉरी, यहाँ 9 देखे नहीं। पहला बात है मैक्सिमम तो -1 है, मिनिमम होगा -9 जो सबसे ज़्यादा माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ 8 ही होगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जीनी कोफिशिएंट, the greater is the value of Gini's coefficient will be magnitude of the inequality in income distribution. Yes, greater. The absolute measure of dispersion is a range. Each value of variable अगर सेम हो जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होगा, ये तो आपको मालूम है। अगर आप सबका वैल्यू सेम है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 0 होगा। मिनिमम वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, ये आपको याद है। वेरिएंस इज ए स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, याद रखोगे। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर, वेरिएंस हम लोग निकालते हैं स्क्वायर ऑफ एच डी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंजेस इज 1 और मिनिमम वैल्यू आपको बताए थे 1 to 0, 0 to 1। तो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। अगर ऑल द वैल्यू आर इक्वल तो 0 हो जाएगी, ये तो आपको मालूम है एच डी की वैल्यू। इफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज अ लॉरेंज कर्व कॉन्साइंड द लाइन इज अ लो वैल्यू, यानी कि लो वैल्यू का मतलब यहाँ 0। स्टडी ऑन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट ऑल द सेम एज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? अरे भैया सेम होने से 0 ही हो जाता है। वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ सवाल नहीं दिया है तो सवाल दे देगा, सेम ही है। डिफरेंट बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज किसे कहते हैं? तो थ्योरी याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच जो डिफरेंट होती है उसे रेंज कहते हैं। 10 है, 10 इज द रेंज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाई 5, देन द रेंज विल बी 15। फॉल्स। सपोज 10 इज द रेंज, 10 क्या है? सपोज 10 इज ए रेंज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 नंबर का रेंज है 10। ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाई 5, चलो इंक्रीज बाई 5 बोलने का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन 5 नंबर से बढ़ रहा, तो 5, 10, 15, 20, 25।
एक दो तीन चार पाँच, तो 25 हाईएस्ट हुआ और मिनिमम 5 हुआ तो 20 होगा, लेकिन तो यहाँ तो 10 है, तो इसीलिए फॉल्स है। रेंज जो है निकालने बोल रहा हूँ तो निकाल दोगे। रेंज का फार्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम आपका है यहाँ जाके 12 और मिनिमम जो है यहाँ जाके 3 है। 12 से 3 गया 9। यस, 9 अगर ऐड करें तो आपको तो बोर्ड में सवाल बता दिए थे, तब उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 10 है। अगर दो अगर ऐड करें तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन 12 होगा। गलत गलत गलत, वो भी 10 ही होगा, फॉल्स। फर्दर अवेज द, यहाँ जा लॉरेंस कर्व कंसाइंड द इक्विलैटरल लाइन द इनइक्वालिटी इनकम इज मैक्सिमम। गलत, कंसाइंड में हमेशा लोएस्ट वैल्यू होगा, जाने की 0। द वैल्यू ऑफ रेंज सेट ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। यस, कभी नेगेटिव नहीं होगा। रेंज सेट ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव। यस, कभी नेगेटिव नहीं होगी। लॉरेंस रेशियो का अपर लिमिट क्या है, 1, लोअर लिमिट है 0। मिनिमम नीड प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन अ 5-year प्लान। यस, ईयर में जो आया उसी को देखते हैं, इससे बहुत कम आता है बच्चों। नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन काउंटेड इन अ मेथड ऑफ हेड काउंटेड रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉवर्टी लाइन में यूज होता है बेटा, लोगों की गरीबी को नापने के लिए। acute is seen in the distribution ownership agriculture land in India inequality. Distinguished unemployment marginal productive labor is equal to 0। आपको तो बता दिए लेबर का प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जवाहर रोजगार योजना इन ईयर 90। वेरी इंपॉर्टेंस 2022 में आ चुका है, फिर भी देख लीजिएगा। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया। यस, ट्रू। सबसे ज्यादा अगर अमीर गरीब की डिफरेंट है तो गांव देहात में है। देयर इज नो इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन लैंड ऑनरशिप इन इंडिया। फॉल्स। भैया जमीन का लेकर हर कोई जमीन का मालिक नहीं है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल ऑल इन एग्रीकल्चर। यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू। स्पेशल मेजर फॉर पॉवर्टी एडिकेशन वे इन टेकिंग 5-year प्लान। हाँ भाई। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। हमेशा बढ़ा है। अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग फॉर इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज प्राइवेट कंसेशन। यस, प्राइवेट में ये ज्यादा देखा गया है। Inquiry into inequality distribution India committee was set up 1960. Chairman Mr. Professor Malonais. Yes. बच्चों याद रखोगे, यहाँ 3 लोगों की बात हुई है। ये महानुर्सिस जो है इनका काम है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी को चेक करना। नरसिम्हा कमेटी का काम था बैंकिंग के लिए, और एक है पारेख। पारेख कमेटी था इंश्योरेंस के लिए। 3 तो कमेटी भारत में पहले बना था बेटा। तो महालनोबिस का बात करेगा तो इनइक्वालिटी के बता देना बात, और नरसिम्हा कमेटी तो बैंकिंग, और पारेख की बात करेगा तो इंश्योरेंस। नाइनटीन 1993 में कमेटी सेटअप फॉर रिफॉर्म द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। मल्होत्रा कंपनी, मल्होत्रा। बेटा हमने वहां पारेख बोला था, मल्होत्रा याद रखना, मल्होत्रा। एक बार याद कर लो, मल्होत्रा कमेटी
नरसिम्हा कमेटी, मोनाबोसिस, ये इनइक्वालिटी के लिए बनाया गया था। नरसिम्हा बनाया गया था बैंकिंग के लिए, और मल्होत्रा बनाया गया था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। जनरल इंश्योरेंस कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश इन ईयर 1972, बार बार एग्जाम में देता है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। अब देखो ये दोनों में क्या डिफरेंट है, अगर सही से बात करो तो। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी क्यों बोला गया? इंडिमिनिटी का मतलब होता है पैसा तभी मिलेगा जब आपको नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसका नाम होता है इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब होता है नो क्लेम व्हेन नो लॉस। आपका कोई लॉस नहीं तो क्लेम नहीं होगा। और लाइफ इंश्योरेंस को बोला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। इसका मतलब अगर आपका लॉस नहीं हुआ, नो लॉस, फिर भी आपको एक गारंटी अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था 1995 में, ये बार बार याद रखो ये डेट। लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था 1991 में। रिकमेंडेशन रिफॉर्म द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब बैंकिंग सेक्टर, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब नरसिम्हा बैंकिंग। LIC स्टैब्लिश इन ईयर 1956, ये आपको मालूम है। जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब है आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपका लॉस होगा। इंश्योरेंस ऑफ ए टू टाइप, इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। यस, जनरल इंश्योरेंस। IRDA स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, कानून बना था 99 में। हाँ बेटा, WTO का फुल फॉर्म तो आपको मालूम है। GATT इज एग्रीमेंट बट WTO इज ए ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये एक एग्रीमेंट है और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। फॉल्स। लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। फॉल्स। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। यस, ट्रू। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन ईयर 1948। गलत। लाइफ इंश्योरेंस तो 1956 में बना था। रिस्क कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरेंस। यस। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हाँ भाई, दोनों के बीच गहरा संबंध है। Mallory's committee was adopted for the reform in India in financial sector. False, false, false. फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मल्होत्रा, सॉरी, नरसिम्हा कमेटी। इनका काम क्या था? इनका काम था बच्चा मोनासिस का इनइक्वालिटी मेजरमेंट करना। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज। नहीं, मनी इंक्रीज नहीं होता, प्राइस इंक्रीज होता सामान का। गलत, गलत, गलत। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। गलत। इंडिमिनिटी होता है जनरल इंश्योरेंस। Mallory's committee income inequality greater than in urban area. Yes, true. There is inequality in distribution of land ownership in India. Yes, true. Single unemployment found only in agriculture sector. हाँ, true है। WTO agreement come into the force 1990। WTO कब आया फोर्स में? WTO आया कम इंटू फोर्स इन ईयर 1990 में। हाँ बेटा, WTO के बारे में पहली बार बातचीत शुरू हुआ 1990 में, और इसका जो ये जो इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ 1995 में। नरसिम्हा कमेटी टैक्स रिफॉर्म सिस्टम के बारे में बात किया। फॉल्स। वो तो बैंकिंग के बारे में बात कर रहा है। नरसिम्हा कमेटी गिव द रिकमेंड टैक्स सिस्टम। फॉल्स। 1969 हाउ द कमर्शियल बैंक वाज नेशनलाइज। 14 बैंक। 1969 में सबसे पहले भारत में 14 बैंक को, कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, जिसमें SBI, पंजाब बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सभी था। 1980 में मेनी कमर्शियल बैंक या नेशनलाइज, सिर्फ 6 बैंक। ये सब आएगा नहीं। WTO का फुल फॉर्म ये तो आपको मालूम है।
तो बच्चों पूरा पेपर सॉल्व हो गया एकदम, 2-3 बार देख लीजिए आपका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।